Hello guys and welcome back to another session of Learn with Vrinda. हमारी 9th क्लास की साइंस एनसीईआरटी में चल रहा था थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने जिसकी फर्स्ट लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे एटम, उसके बाद हमने फिनिश की प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम, after that symbols of atom, after that atomic mass, and then molecule, after that atomicity, and in last homoatomic, heteroatomic, and after that molecular mass. इतने जो टॉपिक हैं हमारे चैप्टर के वो हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। Without any delay, let's start our today's session. Okay, let's start. So the first topic of today's class is laws of chemical combination. तो हमारी क्लास का जो पहला टॉपिक है आज का वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एंटोने एल लेवोसियर laid the foundation of chemical science by establishing टू इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लेवोसियर। इन्होंने केमिकल साइंस की फाउंडेशन को रखा था, इन्होंने ही जो केमिकल साइंस थी उसकी नींव को रखा था, केमिस्ट्री की नींव को रखा था। बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट लॉ देके केमिकल कॉम्बिनेशन के। बेसिकली इन्होंने दो ऐसे लॉ दिए जिन लॉ के ज़रिए इन्होंने ये बताया कि जो केमिकल्स हैं वो कंबाइन कैसे होते हैं, वो किस तरीके से कंबाइन होके आगे कंपाउंड फॉर्म करते हैं फर्दर एक्सेट्रा। इसके बारे में बताने वाले जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो कौन थे? एंटोनी लेवोसियर थे। और इन्होंने इसे बताने के लिए दो इम्पॉर्टेंट लॉ दिए थे। उन्हीं दो लॉ को हम क्या कहते हैं इकट्ठे? केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो कौन से दो लॉ थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में? पहला आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे कि खुद लेवोसियर ने दिया था, और दूसरा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। और इस लॉ को लेवोसियर के असिस्टेंट प्राउस्ट ने दिया था। इन दोनों ने मिलकर ये दो फॉर्मूले हमें दिए हैं। पहला कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा कौन सा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास, दिस लॉ स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ना ही तो बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही ख़त्म किया जा सकता है। इस लॉ की जो मेन पॉइंट है वो यही है दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो फिर होता क्या है? बेसिकली मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जितना प्रोडक्ट का मास होता है उतना ही रिएक्टेंट का मास होता है। यानी कि मान लीजिए जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करी तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए, और केमिकल रिएक्शन जब ख़त्म हुई तो हमारे पास वाटर बना। तो ये लॉ ये कहता है कि जितना मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन से पहले था उतना ही वाटर का मास रिएक्शन के बाद होगा। तो मास ना तो बना ना ही ख़त्म हुआ, बस क्या हुआ? पहले वो अलग अलग थे, बाद में वो कंबाइन हो गए। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इस लॉ का जो मेन मोटिव है वो यही एक्सप्लेन करता है कि कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो जो रिएक्शन में स्टार्ट होने से पहले रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही रिएक्शन ख़त्म होने के बाद प्रोडक्ट का मास होता है। तो बेसिकली मास ना तो बनता है ना ही ख़त्म होता है, डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। वो बस क्या हो जाता है? रीअरेंज हो जाता है, उसके स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, कहीं कुछ बन जाता है कहीं कुछ बन जाता है, पर मास उतना
ही रहेगा, जितना रिएक्शन से पहले था उतना ही रिएक्शन के बाद रहेगा। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। This law states that in a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass। यानी कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो उसके एलिमेंट मौजूद हैं वो मास के अकॉर्डिंग डेफिनेट प्रोपोर्शन में मौजूद रहेंगे। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के अंदर दो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन। तो ये लॉ ये कहता है कि भाई जब भी आपका वाटर बनेगा, चाहे वो कहीं भी बने, कैसे भी बने, किस भी कंडीशन में बने, तो जो उसकी सिंपलेस्ट रेशियो होगी वो हमेशा सेम रहेगी मास के अकॉर्डिंग। तो अगर हम मास के अकॉर्डिंग बात करें तो एक हाइड्रोजन होता है और दो ऑक्सीजन होते हैं। एक हाइड्रोजन यानी कि 1 और दो ऑक्सीजन यानी कि 16। ओके, तो हमेशा जो भी आपकी O की वैल्यू रहेगी और 1 की वैल्यू रहेगी तो वो जो रेशियो रहेगी वो हमेशा 1:16 रहेगी। अब चाहिए कहीं H2 दो मॉलिक्यूल होते हैं तो 2 होगा 2:16, और जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे तो 1:8। तो कहीं पे भी वाटर बने, कैसे भी बने, किसी भी रिएक्शन से बने, चाहे कैसे भी कंडीशन में बने, बट जब भी वाटर बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होगी मास के अकॉर्डिंग वो हमेशा 1:8 होगी। यानी कि 1 जो होगा वो हाइड्रोजन पोर्शन होगा, तब जाके 8 जो होगा वो ऑक्सीजन पोर्शन होगा। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CO2 का, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में हमारे पास 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। 1 कार्बन यानी कि 12 एंड O2 मीन्स की 32। तो जो रेशियो बनी वो बनी 12:32। बट जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये रह जाएगी 6:16। अब आपका CO2 किसी भी कंडीशन में बने, किसी भी रिएक्शन से बने, कितने भी मास से बने, कितने भी ग्राम kg में आपने कार्बन और ऑक्सीजन को लेकर बनाया, लेकिन जब भी कार्बन डाइऑक्साइड आपको बनकर मिलेगा तो उसके अंदर हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशियो रहेगी मास के अकॉर्डिंग वो हमेशा 6:16 रहेगी। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स के अंदर, सब्सटेंस के अंदर जो भी एलिमेंट मौजूद है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही उसमें मौजूद रहेंगे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जॉन डाल्टन स्टडीड एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स एंड proved law of chemical combination and give his Dalton atomic theory in 1808। सो लॉ तो लेविसियर और प्रॉस्ट ने दे दिए थे, बट इस लॉ का कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। बस इन्होंने बोल दिया, हाइपोथेसिस दे दी, लोगों ने सुन ली, बट इसको प्रूफ नहीं किया गया था उस टाइम पे जब ये लॉ दिए गए थे। इन लॉ को प्रूफ करने का काम जो था वो किसने किया? जॉन डाल्टन ने किया। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, बहुत सारी स्टडी करी, और उस स्टडी और एक्सपेरिमेंट के बाद ये इस पॉइंट पे पहुँचे और इन्होंने यहाँ से इस चीज़ को प्रूव किया, इन दोनों लॉ को प्रूव किया, और उसके बाद अपनी पहली थ्योरी दी जिसका नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि इन्होंने 1808 में दी थी। तो बात कर लेते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में। So it was first experimental theory which is based on the law of chemical combination। ये पहली एक्सपेरिमेंटल थ्योरी थी जो कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस थी, इसी के थ्रू उसको प्रूव किया गया था। तो बात कर लेते हैं कि इस थ्योरी में क्या था। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। सो ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज composed of small particles called atoms which participate in chemical reaction, which means जितने भी मैटर हैं, चाहे फिर वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो। हमने पढ़ा था ना मैटर के अंदर, मैटर ही हमारे दो फॉर्म में मिलते हैं, एक तो प्योर एलिमेंट की फॉर्म में, या फिर कंपाउंड की फॉर्म में, या फिर हमें मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं। तो चाहे मैटर किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो एलिमेंट की स्टेट में हो, चाहे वो कंपाउंड की स्टेट में हो, या फिर वो मिक्सचर की स्टेट में हो,
किसी भी स्टेट में जो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा या जो उसकी कंपोजिशन होगी वो किनसे मिलकर हुई होगी, एटम से मिलकर बनी होगी। अगर एक मिक्सचर बना है तो वो भी एटम से मिलकर बना होगा, अगर एक एलिमेंट बना है तो वो भी एटम से मिलकर बना है, और अगर एक कंपाउंड बना है तो वो भी एटम से मिलकर बना है। विच मीन्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी मैटर, वेदर इट इज़ एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर, यानी कोई भी मैटर हो, इट डजेंट मैटर, चाहे वो कोई भी मैटर हो, इट डजेंट मैटर, ओके। तो चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, बट हमेशा जो उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है जिनसे वो बनते हैं वो हमेशा क्या कहलाएंगे, एटम कहलाएंगे। एटम ही वो पार्टिकल है जो उन्हें बनाते हैं, और एटम ही वो पार्टिकल हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। पूरा एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं करता, पूरा कंपाउंड पार्टिसिपेट नहीं करता, पूरा मिक्सचर पार्टिसिपेट नहीं करता, उनके एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। द सेकेंड वन इज एटम्स आर इनडिविजिबल विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। विच मीन्स एटम्स हमारे इनडिविजिबल पार्टिकल होते हैं जिन्हें किसी भी केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शन में एटम डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? वो बॉन्ड बनाते हैं, वो एक दूसरे से मर्ज होते हैं, उनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, बट एटम नहीं ब्रेक होते हैं, एटम नहीं डिवाइड होते हैं, उनके बॉन्ड्स बनते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड होते हैं। एटम ऑफ अ गिवन, द थर्ड पॉइंट इज एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी एक एलिमेंट है उसमें जितने भी एटम मौजूद हैं उन सभी का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी। यानी कि एक हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं वो सब आइडेंटिकल होंगे, उन सब का मास उतना ही होगा और उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी एकदम। द नेक्स्ट पॉइंट इज एटम of different elements have different masses and chemical properties, which means कि different elements के लिए जितने भी आपके एटम्स मौजूद हैं, यानी कि सपोज हमने एक तरफ हाइड्रोजन एटम ले लिया, एक तरफ ऑक्सीजन एटम ले लिया, एक तरफ कार्बन एटम ले लिया, एलिमेंट ले लिया, सॉरी। तो जितने भी हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं वो सब अपने एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे, उनका मास सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ऐसी ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज सेम होगी, उन सभी का मास सेम होगा। एंड सेम गोज विद द कार्बन, उन सभी के मास सेम होंगे, उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? द डिफरेंस इज, बट जब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन को, तो इन तीनों के जो एटम होंगे वो मास में भी अलग होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी अलग होंगे। इसीलिए हमें पता चलता है कि ये हाइड्रोजन का है और ये ऑक्सीजन का है। अगर सब एक जैसे होते तो सबके एटम में डिफरेंस ही क्या रहता, सब एक जैसे हो जाते ना, बट नहीं, उनका मास भी अलग होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। यानी कि जो आपके एटम होते हैं वो स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होते हैं, तब जाके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आपने कुछ फॉर्मूले सुने होंगे, H2O, CO2, NO2, N2O, NH3। तो इसमें आपने देखा कि दो एलिमेंट जब कंबाइन हो रहे हैं तो सिंपल रेशियो में हो रहा है, 1:2 की रेशियो में, 2:3 की रेशियो में, 1:2, 2:1, ऐसे सिंपल रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। और ये पॉइंट यही बताता है कि जो एटम होते हैं वो स्मॉल रेशियो में कंबाइन होते हैं, होल नंबर में कंबाइन होते हैं। कहीं ये नहीं होता 2:5, ठीक है, 2.5, कहीं आपने फॉर्मूला सुना है H2.5O, नहीं होता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। द लास्ट पॉइंट इज the relative number and kind of atoms are constant to a given compound, which means कि एक कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं
उनके नंबर कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं। सपोज एक जगह H2O बना तो उस H2O के बनते टाइम जितने एटम्स इन्वॉल्व हुए उतने ही एटम हमेशा वाटर बनने में इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो किसी भी रिएक्शन के थ्रू बना हो। सो आई होप ये पॉस्टुलेट्स आपको एक्सप्लेन हो गए होंगे अच्छे से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ड्रॉबैक्स ऑफ एन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बट बिफोर स्टार्टिंग ड्रॉबैक्स आई एम रिपीटिंग द पॉस्टुलेट वंस अगेन। ओके, तो ड्रॉबैक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार पॉस्टुलेट फिर से रिपीट कर रही हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई होप इट विल क्लियर दिस टाइम। अगर कोई भी डाउट होगा तो आई होप कि वो इस बार में क्लियर हो जाएगा। सो पहला पॉइंट हमारा ये कहता था कि जितने भी मैटर है, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, वो सारे के सारे एटम से मिलकर बने होते हैं और यही एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सेकेंड पॉइंट, एटम इनडिविजिबल हैं, उन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता है और किसी भी रिएक्शन में उनको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। एटम्स को डिवाइड भी नहीं किया जा सकता है और किसी भी केमिकल रिएक्शन में उन्हें डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। द थर्ड पॉइंट इज, किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम हैं वो सारे आइडेंटिकल होंगे, यानी एक जैसे होंगे, उनका मास सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो हर एक्सपेक्ट में डिफरेंट होंगे, उनका मास भी डिफरेंट होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड फॉर्म करने के लिए जो एटम्स होते हैं वो स्मॉल होल नंबर की रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। सो पहली बात, जब भी कोई फार्मूला बनेगा उसमें नंबर स्मॉल ही रहेगा, 2 1 3 4 5 ऐसे रहेगा, 8 10 100 12 यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। दूसरी बात, हमेशा होल नंबर होगा, 2 3 4 5 फिक्स नंबर होगा, 2.5 0.5 1.68 इस तरीके के नंबर नहीं होंगे। ओके, द लास्ट वन इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट टू गिवन कंपाउंड, यानी एक कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो कैसे भी बने, किसी भी रिएक्शन के थ्रू बने, बट उनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे वो सेम रहेंगे। ओके, पॉस्टुलेट समझ में आए? गुड। अब हम आगे चलते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे। द फर्स्ट वन इज, एटम is no longer smallest indivisible mass, it has proton, neutron, electron etc. डाल्टन ने कहा था कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है और सबसे ऐसा पार्टिकल है जो सबसे छोटा होता है और उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट जब आगे स्टडी की गई तो हमें पता चला कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो एटम से छोटे होते हैं, क्योंकि वो एटम के अंदर मौजूद है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका साइज़ एटम के साइज़ से छोटा होगा और उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो एटम सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल यूनिट नहीं रह गई है, उससे भी छोटे पार्टिकल हमारे पास मौजूद है जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो एटम स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल की जगह सिर्फ इनडिविजिबल पार्टिकल था, इनडिविजिबल भी नहीं रहा क्योंकि उसको हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड कर दिया था। ओके, द नेक्स्ट वन इज, substance made up of same kind of atom may have different properties like allotropes and isotopes। तो हमसे डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कहा था कि एक एलिमेंट के अंदर जो आपके मास रहेंगे वो सेम रहेगा और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहेंगी, बट हमारे पास कुछ एलोट्रोप्स और आइसोटोप्स होते हैं। अब व्हाट आर एलोट्रोप्स एंड व्हाट आर आइसोटोप्स ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एलोट्रोप्स बेसिकली एक ही सब्सटेंस से बने हुए अलग अलग पार्टिकल्स को कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोयला वो भी कार्बन से बना है और हीरा वो भी कार्बन से बना है, बट दोनों में कितना अंतर है? तो दोनों कार्बन से बने हैं, दोनों में कार्बन के एटम मौजूद हैं, बट दोनों एक जैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट फेल हो गया जब उसने कहा था कि एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो सेम तरीके के होते हैं और सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट हम सबको पता है कि कोयला और हीरा सेम प्रॉपर्टी शो, तो ये पॉइंट यहाँ पर फेल हो गया। द लास्ट वन इज, एटम ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मासेस
लाइक आइसोबार्स। अब हमने पढ़ा था यहाँ पर कि कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ऐसे जो कि सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और कुछ सेम एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका डिफरेंट मास होता है। हमने पढ़ा था कि कार्बन चाहे कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, उसका मास 12 ही रहेगा। बट आगे जाके पता चला कि कार्बन भी डिफरेंट मास में मिलता है। कार्बन 12 के मास में भी मिलता है, 14 के मास में भी मिलता है। सेम गोज विद द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमें 1 के मास में भी मिलता है, 2 के मास में भी मिलता है और 3 के मास में भी मिलता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी फेल हो गया जिसमें डाल्टन ने कहा था कि मास हमेशा सेम रहेगा एक एलिमेंट के लिए। मास सेम नहीं था, मास अलग अलग पाया गया। सेम हाइड्रोजन के लिए मास 1 भी पाया गया, 2 भी पाया गया और 3 भी पाया गया। और इसी तरीके के जो कंपाउंड होते हैं जो कि सेम एलिमेंट के होते हैं बट फिर भी अलग अलग मास शो करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है। और ऐसे ही होते हैं हमारे आइसोटोप, जो कि डिफरेंट एलिमेंट होते हैं बट उनके अंदर जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। आई बात समझ में? चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, हमें पता चला भाई एलिमेंट है तो एलिमेंट भी किसी से मिलकर बने होंगे, और कंपाउंड है, कंपाउंड के मॉलिक्यूल भी किसी से मिलके बने होंगे। तो एलिमेंट्स किससे, जो मॉलिक्यूल के एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं और कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। तो the molecule of an element are constituted by the same type of atom, and atoms of different element join together in definite proportion to form molecule of compound, which means example के थ्रू समझते हैं कि एक एलिमेंट है हमारे पास O, ये हमने मॉलिक्यूल में भी समझा था। एक एलिमेंट है हमारे पास O, तो जब सेम टाइप के O O O O O आपस में कंपाउंड होते हैं, जब सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइंड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट के मॉलिक्यूल है वो क्या है? सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं। सेम तरीके के एटम्स आपस में मिले और उन्होंने क्या बना? एलिमेंट का मॉलिक्यूल बना दिया। O पहले एलिमेंट था, लेकिन जब उसमें O O O कंबाइन हुए, O2 बना, O3 बना, तो वो क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया, उसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, जब अलग अलग आपके एटम्स कंबाइन होते हैं वो भी फिक्स्ड रेशियो में, तब जो बनता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड। तो यानी कि जब दो अलग अलग डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए तब बना कंपाउंड, और इसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। यानी कि बेसिक को जो अपने दिमाग में बात बैठानी है वो ये बैठानी है कि जब सेम तरीके के एटम कंबाइन होंगे तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनेगा, ओके। और जब डिफरेंट टाइप के कंपाउंड होंगे डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन होंगे तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनेगा। क्या? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। जब सेम तरीके के एटम कंबाइन जो बनेगा वो एलिमेंट का बनेगा, लेकिन जब डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन होंगे तब जो मॉलिक्यूल